अम्बेडकर जी ये कह रहे थे कि जो रेडिकल मुसलमान है वो पाकिस्तान जाए, जो यहाँ बच गया है वो लिबरल डेमोक्रेटिक मुसलमान है। हाँ। और उस मुसलमान ने उस समय में भारत के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया। हाँ। तब जो है कांग्रेस सरकार ने और कुछ मुसलमानों के नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं होने दिया। और अरे तो अगर लागू हो जाता है तो पेट में दर्द क्यों है, हाजमा क्यों खराब हो रहा है भाई? अगर वो लागू हो जाता ना तो मुसलमान जो है वो भी इस जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट कर लेता। और जो इनका जो गुलाम बना हुआ है ना, जो रेडिकल कौन भाई जो आम मुसलमान है, जिसको ये पढ़ने लिखने नहीं देते, जिसको अनपढ़ बना रखा है इन्होंने, ये लोग झूठ बोलते हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ में खेलने की कोशिश करेंगे। उनकी रितु जी, मैं तभी कहता हूँ बार-बार कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तभी आज भी मुसलमान पिछड़ा है, वोटर कार्ड है, लेकिन ये वाला विक्टिम कार्ड नहीं है जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई विक्टिम कार्ड मत खेलिए आप लोग। अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों को गुलाम बनाया इन्होंने। भाई मुसलमानों को अब जो मेरे हिंदू भाई नहीं पढ़ लिख रहे, जो मेरे हिंदू भाई नहीं पढ़ रहे, जो मेरे हिंदू भाई आज में गरीबी रेखा में जी रहे, तो उनको भी ये गुलाम कहेंगे क्या? क्या हिंदू भाइयों को भी गुलाम कहेंगे? अरे बस ये तो 80 करोड़ के राशन की बातें करने वाले लोग हैं। देखिए आप कब से रोजगार देने वाली बातें करते। आपको राशन नहीं चाहिए? अरे राशन मुसलमानों को नहीं चाहिए? अरे मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। रितु जी आप भी खतरे में। सुन लीजिए भाई, मैं कहता हूँ कि मेरे 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे दें तो हाजी नाजिम खान का सीना बड़ा फख्र से चौड़ा हो जाए। मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दीजिए, लेकिन उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया था। और जहाँ मुझे मैं खड़ा हूँ तो मुझे लगता है सिटी में खड़ा हूँ। अभी मैं वाराणसी होके आया था, वहाँ टोक्यो मैंने देखा, जो टोक्यो कहा गया था देखा नहीं लगा आपको टोक्यो? भाई टोक्यो ने बनाया। मैं तो कहता हूँ कि भारत की तुलना और देशों से क्यों तुलना करनी चाहिए? अगर मदरसे को स्कूल बना दिया जाए उन देशों को हमारे भारत से तुलना करनी चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क है तो वो भारत है। रितु जी भाई साहब चिल्ला रहे हैं कि मदरसों को अगर स्कूल बना दिया जाए तो क्या होगा? ये बताइए, 12 साल से आपकी सरकार है, 15 साल होने को है, आपने क्यों नहीं बनाया? खाली चिल्लाने से थोड़ा होता है। 35,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने मुसलमानों के लिए फंड दिया, वो क्या करने के लिए दिया? ठीक है, जवाब सही, आप बिल्कुल सही कहा। क्या उत्तर प्रदेश के जितने मदरसे जो 7.5 लाख बंद किए गए और उनको मान्यता प्राप्त करके इंग्लिश मीडियम में लाए गए, क्यों लाए गए? बिल्कुल क्यों नहीं, देता रहो। असम में क्या हुआ? अरे नहीं तो फिर ये हाजी नाजिम जैसे लोग भी तो सड़कों पर आएंगे। नहीं, इन्होंने 7.5 लाख का जिक्र करा। बिल्कुल 7.5 लाख दिखा दीजिए। अरे मैं तो डाटा बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 7.5 लाख नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। कौन झूठ? अरे भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं। इन्होंने 7.5 लाख मदरसा की बात करी। दूसरी बात, अभी कोर्ट ने भी कहा था, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कोर्ट ने भी बात कीजिए आप लोग, कोर्ट ने भी सारे मुसलमान भाई को क्यों पढ़े होते हैं? उनके ब्रेन के ऊपर कंट्रोल है रिलीजियस तौर पर। किसने कहा कंट्रोल का है? रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। ऐसा है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके की बात करते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ अलग होनी चाहिए। मुसलमानों में नहीं करने दे रहे हैं। उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन को ये लेने नहीं देते, क्योंकि उनकी अगर वो ले लेंगे ना तो इनके उल जलूल फरमानों को फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि आप किस आधार पे कह रहे हो, क्योंकि वो अगर पढ़ लिख गए ना तो इनका जो अथॉरिटी बनी हुई है ना, ये एनार्की, इनका खेल खराब हो जाएगा। रितु जी शायद मैं बताता हूँ अपने चौधरी साहब को, इनको पता नहीं है। अभी देखिए यूपीएससी में कितने मुस्लिम लड़कियों लड़कों को मदरसे नहीं पढ़े। अरे सुन लीजिए, ये झूठ इसका सुन लीजिए, कोई डॉक्टर है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा इंडिया डेली के मैं देखिए लाइव उसमें कह रहा हूँ भाई, तो IPS के जो कलाम को फॉलो करे, वो मदरसे से भी उन्होंने तालीम दी। बाबा को फॉलो करे। अभी मैंने पढ़ा है कि तो मुझे एक की जानकारी थी, लेकिन मुझे दूसरे की पता चली है। धार्मिक तो मैं बाहर नहीं आने देते। सुन लीजिए, क्यों? 2022 का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जालंधर के अंदर मदरसे थे, वहाँ बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करा। 2025 के अंदर अरे तो ये क्यों आता है? फिर ये क्यों कहा जाता है? अल फला जैसी यूनिवर्सिटी भी तो आ जाती है जो सिखा देती है कि जाइए दिल्ली में और फट जाइए। फिर हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा। क्यों कारण है इसका? हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अल फला का तो जिक्र करा, लेकिन जहाँ से वो लोग जो जासूस बन के निकलते फिर आपने घुमा दिया। अल फला पर जवाब दीजिए। नहीं, फिर घुमा दिया। जो मेरे देश की गद्दारी करते, खुफिया बातें विदेशों को पहुँचाते हैं। नागरिक थे भाई साहब, भारत के नागरिक थे। वो जासूस कौन? जासूस भारतीय नागरिक थे। तो नागरिक। अरे कैसे मानते? वो देशद्रोही थे, वो देशद्रोही थे जिन्होंने मेरे देश के साथ
हम तो पाकिस्तान भाई, के आतंकी उनके संगठनों को सिर के ऊपर नस्ते से- नाबूद अरे करने फिर के लिए- जो कहा जाता है मदरसा छाप सोच है, वो कहा जाता है मदरसा छाप सोच है। सुनिए पहले, सुनिए, आवाज तेज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। रुकिए, नहीं, अब मैं आऊंगी नहीं आपके पास। सवाल हाँ जी, नाजिम जी, नाजिम जी, नाजिम जी, एक सेकंड, नाजिम जी, देखो आप हर बात की काट करते हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मगर आप सही को सही क्यों नहीं बोलते? अरे नाजिम जी, सही को सही क्यों नहीं बोलते हो आप? अरे भाई हम, अरे नाजिम भैया, कौन है देश का गद्दार? कौन है गद्दार? तुझे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति का नाम आए या उन जासूसों का नाम आए जो मेरे देश से गद्दारी करेगा, हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ खड़ा है। जो मेरे देश से प्रेम करेगा, सुन लीजिए, जो मेरे देश से प्रेम करेगा, हाजी नाजिम खान उसको अपने गले से लगाएगा। जो देश से गद्दारी करेगा, हाजी नाजिम खान उसके खिलाफ पीस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए, चाहते कि वो भी तो गद्दार हुआ। बीजेपी की कौन का भी गद्दार हुआ ना देश के साथ। गद्दार कौन है? आप किसा गद्दार कहाँ मानते देखते हैं? हैं आप? आप किसा मानते हैं? हैं? आप किसा मानते हैं? हाजी नाजिम कभी भी एक चीज को स्थिरता से आप नहीं किसा बोलते। मानते हैं देश का गद्दार? हाजी मुझे नाजिम बता दीजिए भाई। स्थिरता से कोई भाई बात नहीं गजवा करते। हिंद की बात आप लोग हाजी करते नाजिम हैं। आप गजवा हिंद की बात आप लोग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, हम अम्बेडकर हिंद की बात अरे तो ओवैसी चुनौती किसको दे रहे थे? नहीं, एक बार जाइए। ओवैसी जब कहते हैं कि हिंदू कानून को थोपा जा रहा है, यूसीसी का रास्ता बना करके हिंदुओं के नियमों को, चाहे वो शादी को लेकर हो, तलाक को लेकर हो या बच्चे पैदा करने को लेकर हो, तो वो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। ये क्यों कहा उन्होंने? ये भी लपका नहीं है क्या? उन्हें भी वोट की भूख ही तो है फिर। हाँ सुन लीजिए रितु जी, देखिए मैं 2018 के विधि आयोग की बात करूंगा। 2018 के फिर आप ये घुमाते क्यों हैं? नहीं, मुझे इस पर रहिए ना। आपने बात करी तो मैं जवाब दे दूं। सुन तो लीजिए, मुसलमान मंदिर जाएगा, हाँ, लिखा है कहीं? अरे सुन तो लीजिए, कहाँ खतरा है भाई? किसी यूसीसी में लिखा है कि मुसलमान मंदिर जाएगा या अल्लाह को नहीं मानेगा? कहाँ लिखा है ये? अब कौन कह रहा है ये? अगर होगा भी ऐसा कोई प्रोविजन है तो आप कोर्ट में चैलेंज करो। अब मैं बात करूं भाई। हाँ भाई, किसी भी हिंदू भाई को ये कहा गया कि आप मस्जिद में आइए, यूसीसी के दम में किसी हिंदू भाइयों को ये कहा गया कि आप भगवान की पूजा मत कीजिए, मगर देखिए इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी। मगर मेरी बात सुनिए पूरी, मैंने कहा 2018 के विधि आयोग की रिपोर्ट की बात। अब ये बयानबाजी इस राजनीति में जगह कहाँ है? आप ओवैसी को उठाइए, आपने अजमल साहब का मैंने बयान यहाँ पर कोट किया, 4-5 बयान ऐसे और भी हैं, गिरिराज सिंह का भी उसमें है। अब ये वार पलटवार लेकर कहाँ जा रहे हैं? जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह से एक मुहिम क्यों छेड़ी है देश भर में? विकास के मुद्दे खत्म हो गए, शिक्षा, रोजगार, ये सब जता है क्या अभी? जन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो बोलिए ना, वो ऐसी भाई साहब को हैदराबाद से बैठे बैठे फरमान क्यों देते हैं? सारे नेताओं को बोल रहा हूँ, जो भी इस तरीका की राजनीति करते हैं, मैं तो जो भी नफरत फैलाने का काम करते हैं हमारे, सुन लीजिए, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कह रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी सभी धर्मों के लिए विकास काम करते हैं, शिक्षा में करते हैं, रोजगार में करते हैं। 2 लाख, एक सेकंड सुन लीजिए जरा, 2 लाख रोजगार अपनी सरकार में दिए थे। अब मैं जो अभी एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो अभी अम्बेडकरवादी होने की बात कर रहे थे, आपको माननीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान याद है संसद का? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अम्बेडकर करते हो, इतनी बार और भगवान का नाम ले लेते तो बहुत अच्छा भला हो जाता लोगों का। इस तरीका से गलत क्या बोला? उन्होंने कहा माला जपोगे क्या बैठ के? अब ठीक है, बनाया उन्होंने, माला जपिएगा बैठकर, महिलाओं पर बात करिए। आप क्यों जुमले फैला रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, क्या बोले? आज से पहले तो कोई भीमराव अंबेडकर जी याद आए नहीं अखिलेश जी को, ना उनके पिताजी को। सिलेक्टिव हैं। वही तो कह रहा हूँ, तभी अब याद आ रहे हैं। अब उन्हें अंबेडकर जयंती भी बनानी है, अंबेडकर साहब को भी मिलना है, अब दलितों से गले भी मिलने हैं। 2.25 लाख दलित जेलों में भेज रखे थे अखिलेश यादव जी ने। कभी भी भीमराव अंबेडकर जयंती नहीं बननी थी विशाल रूप में, जो आज यहाँ जो दलित हितैषी बन रहे हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे किसने रोका बताइए? अरे भाई तुमने रोका, हमने क्या रोका है? हमने कभी दलित इस पर कभी विरोध नहीं किया। भाइयों को किस तरीके का तर्क दे रहे हैं? कहाँ नहीं मिल रहा दर्शन? और बहुत से मंदिर है। और दूसरी बात एक और बताओ, अभी शादी ब्याह होते हैं, दलित भाई घोड़ी पे चढ़ गए, शादी ब्याह में नहीं जा सकता। प्रशासन में बाहर लगाते, बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बार चलता है, कभी नहीं किया। लेकिन इन लोगों ने एक पहली बार देश में दलित भाइयों के खिलाफ बात ये करते हैं। पहली बार मंदिरों में दलित भाइयों के खिलाफ मैं हाजी नाजिम खान पीस पार्टी नहीं सुनेगी।
भाई दलित भाइयों को हम साथ में लेकर चलते हैं, हर समाज को साथ में लेकर चलते हैं। पीस पार्टी हर समाज को साथ में लेकर चलती है। अब ये दलित भाइयों के खिलाफ सौरभ जी, हाँ, ये आप देख रहे हैं अलग अलग जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पक्ष आए हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो जनता को गुमराही तो कर रहे हैं। कोई किसी चीज का दावा, कोई किसी चीज का दावा, कभी गजवा हिंद, कभी देश को एक, कभी अखंड करना, कभी यूएस और अमेरिका को लेकर के फैला देते हैं भ्रांतियां कि तेल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमाका, पता ना पूरी दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि एक दमखम, एक पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि जो पिक्चर है वो बदल रही है। विश्व गुरु के रूप में अगर भारत स्थापित होता है उस पर भी सवाल आ जाता है। देखिए, अगर पिछले 12 वर्षों में देखा जाए तो भाजपा ही एक ऐसी अकेली पार्टी रही है जिसने मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक नहीं यूज़ किया। अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आप देखेंगे मुस्लिम्स को हमेशा एज अ वोट बैंक यूज़ किया गया। अभी ओवैसी की बात कर रहे थे, ओवैसी को मैं मान सकता हूं कि वो मुस्लिम नेता ज़रूर है, पर उनको मैं मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं कहीं वोट तो पाते नहीं और जहाँ अभी और पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में मुस्लिम समाज को ये समझ में आया है कि हमेशा वोट बैंक की तरह यूज़ होते रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। इसीलिए हुमायूं कबूर और ओवैसी मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसका भी जो फ़ायदा होने वाला है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को ही फ़ायदा होने वाला है। और जो वेस्ट बंगाल में स्थिति बन रही है, जैसे कि जो मालदा की जो घटना हमने देखी, अभी एक दो घटना ऐसी और आ रही हैं, उसका पूरा ये समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं ममता दीदी की जो सरकार है वो दरक रही है और उनका जो पूरा फोकस था वो मुस्लिम्स वोट पे था। मुस्लिम्स पे भी होता तो सही था, उनका जो पूरा फोकस था वो जो बाहर से मुस्लिम्स आए हुए हैं, जो कि घुसपैठिए जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर बैठ के वो पूरा जो है इतने समय से अपना तंत्र चला रही थी। और मुस्लिम्स देखिए इस देश का एक पार्ट हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि अब वो अलग हो जाए, उनको भी साथ में तो ये इससे नहीं फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा इससे? फायदा अगर आप मोहरा बन के रह जाएंगे तो फायदा उन पार्टी को होगा जो तुष्टीकरण की राजनीति हम हालात तो देख रहे हैं ना, और जो निचला तबका है मुसलमानों का जो ऊपर नहीं आ पा रहा है, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए क्या? अगर सरकार ये पैमाना लाती है कि एक कानून के तहत, एक सूत्र के तहत हम उन्हें भी पिरोएंगे और उन्हें भी आगे ले जाएंगे, तो तकलीफ क्या है? इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में कोई भी स्कीम आई है वो ना हिंदू देखा है उसने, ना मुस्लिम देखा है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। अगर उज्ज्वला योजना का फायदा हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। हर घर जल योजना हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। इस गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 वर्षों में सिर्फ इनको वोटर नहीं समझा गया है, इनको सिर्फ एक ये नहीं समझा गया है कि इनसे हमें मतलब की राजनीति नहीं की गई इनके साथ। जहाँ तक बात रही भारतीय मुसलमान की, भारतीय मुसलमान भी जब अरब देशों में जाते हैं तो इनको हिंदू मुसलमान कहा जाता है, इनको सीधे सीधे मुसलमान नहीं माना जाता। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बे हाजी नाजिम खान अल्लाह का शुक्र है हज करके आया सऊदी अरब में, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। मैंने तो शेख लोगों से सबसे बातें करी, हम लोगों को किसी ने नहीं कहा। वो तो बड़े फक्र से महसूस कर रहे थे कि इंडिया में यंग बंदे आ रहे, यानी कि मैं बिल्कुल जवान गया था। तो जब मुझे तो किसी ने नहीं कहा, उन्होंने तो मुझे सपोर्ट करा, कहा कि आप ओप है वहां पे कीजिए, जो जवान बच्चे आए यहाँ पे। तो इन्होंने जो अभी झूठ बोला ना, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अगर एक फॉर्म के अंदर आप क्या लिखेंगे, उसके अंदर आप अपनी नेशनलिटी लिखेंगे, फिर अपना रिलीजियस लिखेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं मुस्लिम हूँ, आप मुझसे पूछिए कि वहाँ क्या कहा जाता है, लेकिन आप लोग जवाब ले लीजिए बीजेपी के नेता। हाँ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अच्छा चलो आज पार्टी को छोड़ देते हैं हम। आप मुस्लिम हैं, मेरे भाई बनेंगे, हैं मेरे भाई? हाँ, आपका भाई हूँ। तो इसमें आप स्वार्थ में क्यों आते हो? बोलते टाइम में आपने कभी भी हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, आपको बोलना चाहिए नहीं, गलत है। हमने अगर मदरसों में हिंदी इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वहाँ भी आपने विरोध करा, स्पष्ट ही आप कोई जवाब देते नहीं है। कैसे मेरे एक मिनट कैसे भाई बनेंगे बताइए? नहीं तो छोटा बड़ा बनना पड़ेगा ना। रितु जी देखिए, अब देखिए पहले आप पीस में मुझे पूरा कर दीजिए। आप पीस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, एक पार्टी के नेतृत्व के कारण आपको देश हित की बात करनी चाहिए, देश के विषय में बोलना चाहिए। जहाँ गलत तो गलत है। हम अगर चाहते हैं कि भाई अगर मॉडर्नाइज अगर सिस्टम कोई आ जाए या यूसीसी लागू होकर एक समान, मेरे भाई को क्यों मिले सूती कोट, रेशमी क्यों ना मिले, यही तो उद्देश्य है। रितु जी अब मैं जवाब दे दूं, चीज की है रितु जी अब मैं जवाब दे दूं। देखिए अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए यहाँ भाजपा के नेता थे, पहले तो इनको शब्दों का चयन करना चाहिए। रितु जी शब्दों नहीं, बात पूरी नहीं होगी। भाजपा के साथी कह रहे हैं कि यूसीसी लागू क्यों नहीं करते? 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लागू करिए, किसने रोका है? इन्होंने बोला, लेकिन ये जानबूझ कर करने नहीं चाहते।
और जानबूझकर कि कहते भाई हैं दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते। अयोध्या के राम मंदिर में 2 दलित पुजारी अपॉइंट करे गए। इटावा के मंदिर में, काली मंदिर में दलित पुजारी रखा गया है। राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में 2 मंदिर के अंदर जो है 2 दलित पुजारी लगाए गए। भाई बीजेपी बेंचमार्क सेट कर रही है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं समाज में। हम यही कहते हैं कि जिसका शोषण हुआ है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। यही बात तो हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी ज्यादा से ज्यादा बहुसंख्या मुसलमानों की ज्यादा पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सौहार्द क्या होती है? सौहार्द होती है, शब्दों का चयन करना चाहिए। और दूसरी बात एक और इन्होंने जो कही कि भाई यहाँ अगर सरकार अगर कोई भी योजना या कोई भी चीज तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? भाई देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाम को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको उस पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। और जिहाद पर क्या बोलेंगे? जो थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इतने जूस जिहाद, पता नहीं जो नाम लीजिए उसमें एक जिहाद मिल जाए। हाँ बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। गाजियाबाद की एक घटना थी, एक रीना नाम की एक महिला थी, एक सर्वेंट थी, वो उसने क्या काम किया था? फिर घुमा दिया आपने। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अपने पक्ष का जवाब तो दीजिए, फिर आप घुमाने के लिए काउंटर टर्म ले आते हैं। रितु जी, जब मैं जैसे दूसरा नाम लेता हूँ तो आप एकदम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। भाई बात तो आप पूरे विचलित, मतलब मैं नहीं हूँ। बात सुनिए, उसने क्या करा? अपने जहाँ नौकरी करती थी उसको खाना मिला के, पेशाब मिला के, आटा गूंदती थी और थूक मिला के, थूक करके जो रोटियां देते हैं, नाम देते हैं, वो नहीं। दूसरी बात, भैरवनाथ आइसक्रीम वाले को आप जानते हैं, बड़ा चर्चित केस था, फेमस आइसक्रीम का वो था। उसने क्या काम करा? उसने शरीर की गंदगी मिला के आइसक्रीम में लोगों को खिलाई, सबका इन्होंने धर्मभ्रष्ट करा। बड़ा चर्चित मामला था, बड़ा केस में। तो मैं तो ये कहता हूं, चाहे कोई भी हो, वो ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, चाहे किसी भी समुदाय से आते हो, तो मानसिक रोगियों का सिर्फ एक इलाज है, उसका ये सरेआम है, चाहे वो किसी भी समुदाय से। ऐसी सोच हो रखी है। दूसरी बात, अभी आपने जिहाद की बात करी। हाजी नाजी सीधा बोलते भी क्यों थे? अभी आप जिसका नाम ले रहे हो, चाहे सुनीता अनीता जो भी नाम था, उसने करा जो भी मुंह जिहाद, वो गई ना जेल। वो अरे वो जो कर रहा है वो जेल जाएगा कानून के दायरे में। आप सही मानते गलत मानते, यही तो पूछा उन्होंने। अरे भाई, पत्रकार महोदय ने यही तो पूछा है कि गलत को बोले सीखो ना यार। अरे आप बोलेंगे, आप एक्सप्लेन करने लगते हो, गलत नहीं बोलते आप। हाँ, मैंने कहा कि मैंने गाजियाबाद की घटना का जिक्र करा, अभी आपने जोश वाला भी कहा, मैंने कहा चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनको किसी की मानसिकता। लव जिहाद, थूक जिहाद के पीछे भी मतलब इसका दूषित मानसिकता है। जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, गलत नाम बता करके उससे विवाह करना और बाद में अपना असली नाम बताना। अशोक खैरात ने क्या करा? यानी आप किसी को आइडेंटिटी छुपा के अपने जाल में फंसाते हो, उसके बाद आप कहते हो कि अशोक खैरात से कंपेयर करते हो। समझी नहीं आता तुमको? ढोंगी में और लेफ्ट जिहाद में अंतर नहीं समझ में आता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।